नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज एक नए विषय पे बात करेंगे। विषय है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। और विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल इंक्लूजन के चंडीगढ़ के डायरेक्टर श्रीमान राजेंद्र कुमार जी। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। और हम चाहते हैं कि लोगों को जानकारी दी जाए कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है कि सरकार, रिजर्व बैंक इसके ऊपर बहुत फोकस कर रही है, पैसा भी खर्च कर रही है। तो ये वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है आसान भाषा में? वित्तीय समावेशन 2006 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राणा जी शुरू किया और इसमें बैंकों को ये ड्यूटीज़ लगाई गई कि आप अपने बैंक से फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर्स अपॉइंट करें, जो कि एक टूल रहेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो इसे ब्लॉक लेवल पे सब बैंकों को ये आदेश दिए गए कि हर ब्लॉक में आपने इसमें एक फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर लगाना है। तो ये ब्लॉक की जो अलॉटमेंट की गई वो रिजर्व बैंक से अलग अलग बैंकों को दी गई और इसी श्रृंखला में सब बैंकों ने अपने रिटायर्ड ऑफिसर्स को ये आदेश दिए कि वो फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर बने। तो वो ये जो मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए फाइनेंशियल काउंसलर भी अपॉइंट हो गए, बैंकों को भी डायरेक्शन हो गई। तो ये किस तरह से लोगों को उसके बारे में लिटरेट करते हैं? फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ये है कि लोगों को फाइनेंशियली हमने अवेयरनेस करनी है कि वो अपने फाइनेंस को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से किस प्रकार यूज़ करें और उसमें से कुछ पैसा जो बचता है उसको बैंक में किस तरह जमा करें ताकि उस पर इंटरेस्ट गेन करें और उनकी जो इनकम आगे बढ़ सके। और इमरजेंसी में, जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, कोविड के टाइम में अभी क्या हुआ था, जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत सेविंग थी तो लॉकडाउन लगने की वजह से लोगों के काम धंधे बंद हो गए। उसकी वजह से लोगों के पास जो सेविंग थी वही काम आई और जिनके पास सेविंग नहीं थी उन लोगों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो इसलिए हम जो फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर हैं वो कैंप्स के ज़रिए से अवेयरनेस कैंप लगाते हैं और उसके हिसाब से वो लोगों को गाइड करते हैं कि हम फाइनेंशियली किस तरह स्ट्रांग हो सकते हैं, जिसमें बैंकों ने प्रधानमंत्री जन धन योजना में लगभग 50 करोड़ अकाउंट खोले और जिनके पास कोई केवाईसी नॉर्म्स भी नहीं थे, आसान तरीके से उनके खाते खोले गए ताकि वो सेविंग की आदत उसमें डाली जाए। तो आपको क्या लगता है कि इतना जो आप प्रयास करते हो, कैंप लगाते हो, लोगों को लिटरेट करते हो, कोई लोग आपको ऐसे मिलते हैं कि भाई जिनके पास कुछ नहीं था, उनके आपके प्रयास से उनका अकाउंट खुला और वो आपको और सरकार को, बैंक को थैंकफुल होते हैं, धन्यवाद करते हैं कि भाई आपके कारण जो है हम लोग अपना पैसे को बचत कर और उसको ठीक तरह से काम में लगा सकें? राणा जी, जिस तरह देखिए लोगों के अकाउंट खुल गए, पहले वो पैसा अपने पास सेव करके रखते थे तो वहाँ रिस्क था कि किसी तरह की चोरी चकारी में वो पैसा लॉस ना हो जाए। इसलिए जब से ये पैसे बैंक में जमा होने लगे तो उनके पैसे सिक्योर हो गए और उनको एक हैबिट भी डेवलप हो गई कि कुछ 10%, 5% अपनी इनकम का वो खातों में जमा करने लगे। तो जो हमारे एफएलसी काउंसलर्स अपॉइंटेड हैं बैंकों द्वारा, लगभग 90% जो है बैंक के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं और 10% के करीब वो दूसरे डिफरेंट डिपार्टमेंट से लिए गए लोग हैं। तो जो 90% बैंक के ऑफिसर रिटायर्ड एफएलसी लगे हुए हैं वो गांव-गांव में जाकर जो उनका ब्लॉक है एलोकेटेड, उस ब्लॉक में जितने विलेजेस हैं उसमें जाके कैंप लगाते हैं, अवेयरनेस कैंप लगाते हैं। ये कहना है कि भाई आपको आपके प्रयास से, एफर्ट से आपने जिनको लिटरेट किया, एजुकेट किया, वो कभी ऐसे लोग आपको मिले कि जिन्होंने आपको धन्यवाद किया हो कि भाई आपके प्रयास से हमारा जो पैसा है हम उसको ठीक तरह से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ठीक तरह से डिपॉजिट कर पा रहे हैं? बिल्कुल राणा जी, हर कैंप में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं क्योंकि कैंपों में हम लोगों को स्कीम्स के बारे में भी, बैंक की स्कीमों के बारे में भी जानकारी देते हैं। मान लो मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे हर एफएलसी को एक महीने में 7 कैंप लगाने होते हैं। डिजिटल बैंकिंग के ऊपर 2 कैंप लगाने होते हैं। तो आजकल आपको पता है डिजिटाइजेशन का ज़माना है, तो
इस तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा आकर्षित करें। गवर्नमेंट भी चाहती है और रिजर्व बैंक भी चाहता है कि हम लोग कैश कंपोनेंट को कम यूज़ करें और डिजिटल बैंकिंग ज़्यादा करें। उसके अलावा आप देखिए, एक फार्मर का कैंप लगाना होता है तो फार्मर की जितनी स्कीमें हैं वो हर कैंप में फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर्स उनको बताते हैं, तो लोन के ज़रिए से फार्मर उन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरा, जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल एंटरप्रेन्योर जितने हैं उनको जो बैंकों की स्कीम है उनके द्वारा लोन दिया जाता है ताकि उस लोन के से उनकी इनकम बढ़ सके। लेकिन इसमें आप जो उनको एजुकेट, अब आपने स्कीम बताई, लोन के बारे में बता दिया, लेकिन वो किसान जब बैंक में जाता है तो बैंक उनको एंटरटेन करते हैं, लोन देते हैं, बिल्कुल आसानी से लोन देते हैं। बिल्कुल आसानी से देते हैं। कम से कम ये है कि किसान को ये पता होता है कि भाई ये स्कीम में मुझे लोन मिल सकता है और इसको मैंने कैसे यूटिलाइज करना है और इसका मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, कितना मुझे मूल मिलेगा, कितना ब्याज देना पड़ेगा, टोटल कितना पैसा मुझे देना पड़ेगा। यानी किसान हो या कोई भी हो, उसको एक अवेयरनेस आ गई कि मुझे इस काम के लिए बैंक से पैसा मिल सकता है। बिल्कुल ठीक और बैंक भी उसका सहयोग कर रहे हैं, तो एक अब बहुत अच्छा जो है वो काम कर रहे हैं आप। लेकिन ये जो अभी आपने बताया और हम सभी जानते हैं कि 50 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते खुल चुके हैं, और अगर हम देखें तो क्या इसमें कोई डुप्लीकेसी भी होती है कि एक व्यक्ति का दो बैंक में या तीन बैंक में जनधन खाता खुल जाता है? शुरू में लोगों में ये था कि हम लोग ज़्यादा बैंकों में अकाउंट खुलाएंगे तो शायद हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, परंतु बाद में बैंकों ने ये देखा कि इनके अगर मल्टीपल अकाउंट हैं तो कुछ अकाउंट बंद भी किए गए। तो इस वो तरह जो अब लगभग एक अकाउंट एक व्यक्ति का ही रह गया है। जब आप ये अपना कैंप लगाते हैं, उनको लिटरेट करते हैं, एजुकेट करते हैं, तो उस समय भी ये बात बताई जाती है कि आपको एक ही बैंक में खाता रखना है? बिल्कुल बताया जाता है। हाँ, क्योंकि बैंकों के ऊपर जितने ज़्यादा मल्टीपल अकाउंट अगर एक व्यक्ति के खुल जाते हैं तो उसके कारण बैंकों के सर्वर पर भी लोड आता है, और एक जो इस तरह के अकाउंट है उसकी कॉस्ट भी आती है। बिल्कुल। तो इसलिए मतलब आपका जो फाइनेंशियल लिटरेसी का जो अभियान है उसमें लोगों को इस प्रकार की जानकारी और उस प्रकार का उनको बताना ये भी एक जरूरी है। तो राणा जी, एक चीज़ हमें अभी बैंकिंग में नई चीज़ आई है, फाइनेंशियल लिटरेसी में नई चीज़ आई है कि जितने भी हमारे साइबर क्राइम हो रहे हैं उसके बारे में ज़रूर जानकारी दी जाती है। हमारे जो FLC काउंसलर हैं वो उनको डिटेल में समझाते हैं कि किस प्रकार के फ्रॉड आजकल चल रहे हैं और इससे कैसे बचना है। आपने अपना कोई भी डाटा जो है किसी को नहीं बताना, स्पेशली OTP तो कभी भी किसी को फ़ोन के ज़रिए नहीं बताना है। तो उससे अवेयरनेस आने से इसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। हम लोग ये भी बताते हैं कि 1930 जो इसका हेल्पलाइन नंबर है, उससे अगर बाई द वे किसी के साथ ये फ्रॉड हो जाता है तो हेल्पलाइन के ज़रिए हम उनको ये कहते हैं कि आप इसकी कंप्लेंट दर्ज करें, और उसका बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आपने साधारण आम भाषा में लोगों को बताया कि वित्त समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, लोग उसका कैसे लाभ उठा सकते हैं, और आज जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उसको भी रोकने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट को, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर सभी काम करने वालों को बहुत बहुत साधुवाद कि वो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए वो एक आप लोग बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। जी, धन्यवाद।